जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसबीर चावला जी। और उनके साथ हम चर्चा करते हैं जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं उनके बारे में। इससे पहले भी आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। उम्मीद करता हूं कि उन वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अपन्नग जातक कथा के बारे में, और किस तरीके से इसके अंदर जो मैनेजमेंट के जो वैल्यूज हैं उनको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। स्वागत है सर आपका बहुजन साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं जातक अट्ठ कथाओं के बारे में आपको परिचय दे चुका हूं, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो जातक अट्ठ कथा की जब किताब आप शुरू करते हैं, आपके हाथों में जब आती है, पहले पृष्ठ पर ही देखिए जो बात लिखी गई है प्रस्तावना में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे बहुत लोग मिस कर जाते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। इसमें देखिए उन्होंने लिखा है, बुद्ध घोष ने, है ना, बुद्ध घोष ने वंदना के छंद में इस बात को बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि शास्त्रा ने बुद्ध होने के लिए आवश्यक अनंत सामग्री की प्राप्ति के लिए पूरा किया। पूर्व जन्म की उन सब कथाओं के संग्रह को धम्म ग्रंथ संग्रह करने वालों में जातक नाम से संगायन किया। बुद्ध धर्म की चिर स्थिति चाहने वाले आर्तदर्शी अस्थविर इत्यादि, उन्होंने मतानुसार इनकी व्याख्या करूंगा ऐसा नहीं लिखा। मेरी इस व्याख्या को सब सज्जन अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में वो लिखते हैं तीन निदान। जातक की तीन निदान। जातक की यह व्याख्या दूरे निदान, अविदूरे निदान, संतिके निदान, इन तीन निदानों में वर्णित है। और जो इसे इस प्रकार सुनते हैं वे आरंभ से भली प्रकार समझकर ठीक समझते हैं। इसलिए हम इसे इन तीन निदानों में विभक्त करके कहेंगे। पहले इन तीन निदानों का वर्गीकरण समझ लेना चाहिए। भगवान दीपंकर के चरणों में जीवनार्पण समय से वेशंतर द्वारा शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोक में उत्पत्ति पर्यंत की जीवन कथा दूरे निदान कही जाती है। तुषित लोक से च्युत होकर बोध गया में बुद्ध होने तक की कथा अविदूरे निदान कही जाती है। और संतिके निदान तो भिन्न भिन्न स्थानों में विचरते हुए उन स्थानों पर जो जीवन कथा मिलती है वह ही है। तो सारांश रूप में जो जातक अट्ठ कथा है वो संतिके निदान का हिस्सा है। यानी भगवान जिन जिन जगहों पर विचरण करते रहे हैं, चारिका करते रहे हैं, उस समय की जो घटनाएं हैं उनके बारे में है। जातक अट्ठ कथा जो ग्रंथ है ये उनके बारे में, यानी संतिके निदान के जो कथा, तो इनका जो संदर्भ आप पाएंगे वो भगवान बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जहां जहां विचरण करते रहे हैं और जिस प्रकार वो इंटरेक्शन उनका होता रहा है, चाहे उपासक हो, भिक्षु भिक्षुणी हो, व्यवसायी हो, और भी राजा अमात्य, सब तो उनके दर्शनों के लिए आते थे, है ना। और सब अपनी अपनी समस्या लेकर के आते थे, उसका शास्त्रा निदान बताते थे, है ना। कि कई बार तो ऐसी जातक कथाएं आई हैं वहां पर कौशल नरेश स्वयं आए हैं कि मुझे ये चढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जंग के लिए कई बार अपनी हाँ कि मुझे ये माने लड़ाई पे, युद्ध पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कई बार तो यहाँ तक है कि वो अपने बेडरूम की प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि देखिए इतना बड़ा प्रबंधन गुरु जो है, जो जेतवन में बैठा हुआ है एक समझिए बिहार के अंदर, और उसके पास तमाम राष्ट्रों के राजा, मगध नरेश भी पहुंच रहे हैं, कौशल नरेश भी पहुंच रहे हैं, उधर उदयन भी आ रहे हैं, वो आकर के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। वो व्यक्ति जो है वो जेतवन से बैठा हुआ पूरे जम्बू द्वीप का एक तरह से शासन कर रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व जो है, जिसके बारे में ये थी भविष्यवाणी कि ये व्यक्ति या तो सन्यासी होगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा,
बट ही इज टू इन वन। सन्यासी होते हुए भी वो चक्रवर्ती सम्राट का काम कर रहा है। अच्छा, क्यों ना कहा, जब हर व्यक्ति, आप समझिए कि बड़े से बड़ा शासक उसके पास आके, राजपुरुष आके उससे मंत्रणा करने की अब क्या करना चाहिए, तो एक आदमी कंट्रोल कर रहा है पूरे भूभाग को, ये तो मानना पड़ेगा। और ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा महान व्यक्तित्व जो चारिका कर रहा है, स्वयं पैदल चल चल करके जा रहा है दुखी जनता तक, और उनको धम्म का उपदेश दे रहा है, उनको सदाचरण का उपदेश दे रहा है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए उनमें प्रबंधन गुरु की सारी खूबियां मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जातक अट्ठकथाएं जो हैं, पहली लाइन से आपको मैनेजमेंट की शिक्षा देनी शुरू कर देती। ठीक, कैसे आप कहेंगे, कैसे, है ना, अपरणक जातक जिसकी अभी आपने बात की कि पहले जिनसे ही, तो इसका संदर्भ यूं आता है कि भगवान जो है वो राजगृह के वेणुवन से चले गए हैं जेतवन में, है ना। अनाथ पिंडक ने वहां जेतवन में विहार बनवाया है, उसके ऐतिहासिक कारण थे, है ना। और वहां वो चले गए हैं अपने संघ की स्थापना, और वहां से एक समझिए कि हेडक्वार्टर हमारे जेतवन में हाँ इस्टेब्लिश हो गए, है ना। वहां से धम्म का प्रचार हो रहा है, भिक्षु भिक्षुणियां हैं, वो जनता में जा रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। उनको जनता में एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ इतनी पशु बलि होती थी वो लोग रुक गए हैं, है ना, हिंसा की बात नहीं हो रही है, सत्य आचरण की बात हो रही है। तो एक साधारण चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इस चेंज को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है। और क्योंकि और 16 संप्रदाय हैं, कोई यहाँ से सर उठा रहा है, कोई वहां सर उठा रहा है, तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, है ना, तमाम बातें हैं, उनको नीचा दिखाने की बातें हो रही है। ऐसी भी कहानियां आई हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें कि दूसरे जो संप्रदाय हैं वो किस तरह से उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। खैर, तो मैं आता हूँ अपरणक जातक पर। अपरणक जातक की जो सृष्टि होती है, पहली कथा वो जब लिखी गई, है ना, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ना, उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अनाथ पिंडक के जो संगी साथी हैं, जो व्यवसायी मित्र हैं, जेतवन में आकर के धम्म का उपदेश उन्होंने ग्रहण किया है, वो संतुष्ट हुए हैं, परंतु शास्ता जब राजगृह की तरफ वापस चले गए हैं, इन लोगों ने जाना छोड़ दिया। इन लोग ये अपने पुराने, अब ये जरूरी है मैं बताऊं कि चेंज किसी में तुरंत और रातों रात तो आता नहीं है। पुरानी परंपराएं हैं, फिर उसी में वो अपना शामिल हो रहे हैं, है ना, क्योंकि एक लीक पे चल रहे हैं उस हिसाब से। इसलिए जब वो वापस आते हैं, तुरंत और लंबे समय तक नहीं रहता, तो वो हाँ, जो तुरंत तो आएगा नहीं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे। तो उनकी मानसिकता उस ढंग की बनी हुई है, और परिवार में भी उसी तरह से आग्रह होंगे कि चलिए वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आना बंद हो गया, और जब वो यहाँ वापस आते हैं 86 या 87 दिन के बाद, है ना, यानी लगभग 3 महीने के बाद जब वापस आते हैं, तो पता लगता है कि तो आना बंद कर दिए। तो वहां फिर अनाथ पिंडक जो है, अब अनाथ पिंडक की तो अटूट श्रद्धा है, वो तो तीनों टाइम जाने वाला है, बिहार में उसका लिखा है वो तीनों टाइम जाता है, और भगवान बुद्ध से वो एक एक चीज डिस्कस करता है। तो जिस समय वो अनाथ पिंडक दोबारा अपने साथियों को लेके जाता है, तो बुद्ध पूछते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग आए नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बनते, हम लोग अपनी पुरानी जगह पे जाने लग गए थे, है ना। तो तब उन्होंने कहा कि मतलब व्यवसायी जो होता है, उन्होंने देखा कि हमारे जो लिसनर्स है, ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस व्यवसायी ग्रुप है। अब हमको ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जो व्यवसायियों के दिमाग में समझ में आ जाए। कम्युनिकेशन का ये पहला नियम है ना, कि आज कहते रहे आज के समय में अगर देखा जाए सर, तो उनको हम एक एज अ कंटेंट क्रिएटर भी कह सकते हैं आज की भाषा में जी। आज देखिए, कोई भी अगर कंटेंट क्रिएट किया जाता है तो अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है कि हमारी ऑडियंस को किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही दोयम दर्जे का उदाहरण है, लेकिन जो देखने वाले जो लोग हैं वो इसको जल्दी रिलेट कर पाएंगे, और इसलिए हमें वैसी उदाहरण कथा सुनानी पड़ेगी जो उनके मेंटल लेवल पर उनको समझ में आ जाए। अब आप देखिए कि जो ऑडियंस लेवल है उसका देखना पड़ेगा, एजुकेशन मिक्स क्या है, तो सब
व्यवसायी लोग हैं, उनको ज्यादा रिलेट, तो बिजनेस वाली कहानी सुनानी पड़ेगी ताकि उस चीज को समझ जाए। इसलिए देखिए, अपन्नक जातक है वो पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल प्रस्तुत करती है कि किस ढंग का बिजनेस होना चाहिए। तो उसमें दिया है, उसमें अब जब वर्तमान कथा में तो समस्या हो गई। क्या समस्या हुई कि भाई ये लोग आए हैं व्यवसायी लोग, और इनसे जब पूछा गया तो बताने लगे हम लोग पुरानी जगह पे चले गए। तो समस्या यह है कि इनको कन्विंस करना है। मतलब ये इन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन वहां पर वो पिछले 90 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो जो वहाँ प्रिंसिपल है उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो अपने पुराने किसी ट्यूशन में जा रहे थे या किसी फलानी जगह पर जा रहे थे। तो अब वहां पर जो तथागत है वो यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। समस्या अब समस्या के बाद अब उसका सुझाव, अब निदान आएगा, समाधान आएगा। तो समाधान को आना है बोधिसत्व के मुख से, उसके माध्यम से। बुद्ध स्वयं नहीं कहेंगे कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो या ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम लोग को, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि वो अपने मुंह से कोई ऐसी बात कहेंगे नहीं जाके दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे, है ना। अब हमारे जैसा कोई साधु महात्मा होता तो उनको उल्टा पलटा भी कहता है, क्या सेठ साहब आप लोग तो मेरे कुछ है ना, अब समझ लेकिन जी। तो जेतवन विहार की ये घटना है, इसकी सूचना कहाँ मिलेगी? इसकी सूचना हमें जातक कथा की जैसी आरंभ करेंगे पहली लाइन में ही वो चीज शुरू होगी। अब हम जातक अठ कथाएं जो हमें आपको बताया संत के निदान, संत के निदान का हिस्सा है। दूरे और अविदूरे निदान से इनका संबंध न के बराबर है ना। ये भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं। बाकी तुषित लोक का, अब दूरे और विदूर निदान में जो वर्णन है तुषित लोक का, इसके पहले के बुद्धों का, तो उसमें कितनी आपकी कल्पनाशीलता है या कितना तथ्यात्मक है, कितनी आस्था है, उन सब बातों पर। लेकिन जो जातक अठ कथा जो संत के निदान में है, वो आप इतना जान लें कि वो तो सचमुच में है ना घटित है ना। वो बिल्कुल जहां जहां भगवान बुद्ध जा रहे हैं उस समय की घटनाएं है ना। तो संत के निदान ऐसा वहां पर एक समस्या अपने को मिल गई। और जो वहां के जो व्यापारी गण हैं 90 दिन से अब्सेंट हैं, वो आए नहीं है। आए नहीं है। तो अब जो है उसमें जहां तक जातक अठ कथाओं की शैली की बात है, तो उसमें पहली लाइन जो है, अब बुद्ध घोष की खास बात मैंने देखी है कि पहली लाइन आरंभ करते ही वो बता देते हैं कि बुद्ध कहाँ पर हैं इस वक्त। जब ये कथा कही जा रही है तो कहाँ पर है। जब मसलन मैं आपको बताता हूँ, जातक अठ कथा पहला परिच्छेद अपन्नक वर्ग। अब अपन्नक वर्ग की ये कथाएं हैं, है ना। अब इसमें क्या है, अपन्नक में देखिए पहली लाइन ही उन्होंने आरंभ की है इस ढंग से। ये लिखते हैं, अपन्नक इत्यादि यह धर्म कथा भगवान ने श्रावस्ती समीपस्थ जेतवन महाविहार में रहते समय कही। इस कथा की उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों कही गई? इस सेठ के 500 तैर्थिक मित्र थे, उनके कारण। समझिए, अनाथ पिंडक के 500 तैर्थिक मित्र थे। 500 संप्रदाय था तैर्थिक जो एक संप्रदाय था। तैर्थिक यानी मुझे लगता है कि तैर्थिक शब्द जो बना है तीर्थ से बना है। तो कुछ वैसे उस समय मान्यताएं रही होंगी कि हम अपने जो पाप हैं वो धो लेंगे फलाने तीर्थ में जा करके। तो कुछ उस ढंग की जो बातें करते होंगे उनको तैर्थिक कहा जाता होगा। तो ये व्यवसायी वर्ग उनके 500 ऐसे थे जो तैर्थिक थे, है ना। अब वो दूसरे तीर्थों पे जाते होंगे। अब जब यहाँ संघ में आए हैं जेतवन विहार में, तो उनको ये कथा अपन्नक जातक सुनाई जाती है उनके एब्सेंस की वजह से, कि 3 महीने आप यहाँ नहीं आए, है ना। तो उसमें जो कथा आती है उसको मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखता हूँ कि 2 उसमें बोधिसत्व की बात आती है। बोधिसत्व जो है वो वाराणसी नगर में एक सेठ है ना। और
उस समय भी व्यवसाय करने वालों का एक समूह बने हुए थे, जैसे मान लीजिए एसोसिएशंस होते हैं, है ना, इस ढंग के संघ बने हुए थे, व्यवसायी संघ, है ना। तो एक का प्रमुख जो है कोई और है, और एक का प्रमुख बोधिसत्व है। दो मुखिया हो गए, दो ग्रुप हैं ट्रेडर्स के। ट्रेडर्स के दो ग्रुप हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं व्यापार करने के। ठीक है। अब बात हुई कि भाई हमें व्यापार करने के लिए, मान लीजिए इधर कोई कांतार प्रदेश है, या मान लीजिए कि इधर राजस्थान की तरफ जाना है, श्रावस्ती से मान लीजिए वो कहेंगे हम राजस्थान की तरफ वहाँ माल बेचने जाएंगे, तो उस ढंग से निकलेंगे अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर के। बैलगाड़ियां थी उस समय, बैलगाड़ियों का गया, तो वो एक मुखिया जो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, है ना। तो जो बोधिसत्व है वो दूसरे ग्रुप के कहते हैं कि ठीक है पहले आप चले जाइए। अब आप देखेंगे इस कथा के शुरुआत में इसके फायदे और नुकसान गिनाए गए कि व्यापारी जो हैं वो इसका आकलन कर लेते हैं। तो पहले वाला जो मुखिया है उसने आकलन कर लिया कि पहले जाने से हमको क्या क्या फायदा हो सकता है ना, इस कि भाई हम जब जाएंगे तो हमको प्रचुर रास्ते में खाने के लिए, बैलों को खाने के लिए काफी चारा मिलेगा, काफी कुछ प्राप्त होगा, है ना। और जलाशय हमको अच्छे मिल जाएंगे पानी से भरे हुए। हाँ, आगे इस तरह की हमको सुविधाएं अधिक मिलेंगी। वहां जहां हम जाएंगे वहां हम माल पहली बार लेके जाएंगे तो हम मुनाफा अपने मन मुताबिक कमाएंगे, है ना। तो ये देखिए सब व्यापार से, एक कहानी में कहा जा रहा है व्यापार की बातें बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही? क्योंकि ऑडियंस हमारा व्यापारी है। अब बोधिसत्व जो है उसका काउंटर ये करते हैं, अपने अपने ग्रुप को भी कन्विंस करना है, क्योंकि इसी बात पे झगड़ा हो सकता है कि भाई पहले हम जाएंगे, है ना। दो ग्रुपों में इस बात पे झगड़ा हो सकता है कि नहीं पहले हम जाएंगे। तो बोधिसत्व जो है उसमें न पढ़ करके वो अपने लोगों को समझाते हैं कि देखो अगर हम लोग जाएंगे इनके बाद तो हमको बना बनाया रास्ता मिल जाएगा, यानी गाड़ियों का जो बैलगाड़ियों की जिस रास्ते से गए हैं हम उनको पता लग जाएगा, हम उसी रास्ते से चल पड़ेंगे तो भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है कि पत्तियां खाई हुई होंगी, नई पत्तियां हमारे बैलों को मिलेंगी, है ना। फिर जहां हम जाएंगे हमको मार्केट अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड होगी, हमको नए तरीके से डिमांड क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह के ये अपने बिजनेस लॉजिक्स दे करके अपने ग्रुप को तैयार कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग 3 महीने बाद ही जाएंगे, या महीने को जाने दो 1 महीने बाद जाएंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, अब ये जो व्यापारियों के 2 दल बन गए, है ना। एक दल पहले निकल गया और कुछ दिनों बाद दूसरा दल बोधिसत्व की अगुवाई में दूसरा दल भी निकला है। तो इन लोगों को रास्ता जो है बना बनाया मिल गया। ये चलते चलते उस प्रदेश में पहुंचे हैं जहां बिल्कुल जल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, चारों तरफ रेगिस्तान दिख रहा है। वैसे प्रदेश से गुजर रही हैं गाड़ियां, तब तक सामने से एक बैलगाड़ियों पर यक्षों का टोला, है ना, वो आया हुआ है। और यक्ष कोई प्राणी होते होंगे जिनके बारे में पता नहीं, लेकिन कहानी के रूप में आप समझे इसको कि कुछ लोग आ रहे हैं और वो उधर से बैलगाड़ी उनकी आ रही है, उसमें सारे लोगों के कपड़े भीगे हुए हैं, जो बैलगाड़ी के चक्के हैं उसमें कीचड़ लगा हुआ है। तो जो यक्षों का मुखिया है वो कहता है कि तुम लोग जो है आगे इतनी बारिश हो रही है और तुम लोग इतना पानी जो है अपनी बैलगाड़ियों पर ढो रहे हो, इसलिए तुम्हारे बैल तो बहुत धीरे धीरे, तो कितना टाइम लग जाएगा, तुम लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो। पानी को फेंको और जल्दी जल्दी प्रदेश पार करो, आगे तुम्हारा हरियाली हरियाली है, पानी पानी, जरूरत ही नहीं इतने पानी के। ये लॉजिक उसको देता है ना। तो बोधिसत्व जो है उसे सुनता है और सुनने के बाद में वो अपने लोगों से सलाह मशवरा करता है ना। लेकिन इससे पहले वाला जो दल था, यानी जो पहला दल जो गया था, उसको भी ये यक्ष लोग ही मिले थे और उन लोगों ने यही बात कही थी। और उनका जो मुखिया था उसने तुरंत क्या किया था, अपने बैलगाड़ियों से पानी फेंकवा दिया पूरा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। और इधर ये यक्षों का दल तो निकल गया
आगे पहुंच के वो लोग कांतार प्रदेश में फंस गए। देखे यहाँ पर पानी का तो नामो निशान नहीं है, और इन लोगों ने बेवकूफी में सारा पानी भी गिरा दिया है। न तो बैलों को पानी पीने के लिए कुछ है, न हम लोगों को पानी पीने को कुछ है, तो सारे वहां प्यास से मर जाते हैं। अच्छा, है ना। तो जब ये दूसरा बोधिसत्व वाला ग्रुप जाता है, तो ये क्या करता है, बोधिसत्व जो है अपने लोगों से मशवरा करता है कि भाई ये जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे बारिश हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं होता है कि जब बारिश कहीं शुरू होती है तो एक हवा का झोंका ठंडा सा आता है? क्या तुम लोगों में से किसी को ऐसा झोंका मिला? तो कहा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं। तो कोई मेघ भी नहीं दिख रहा है, कोई बिजली भी नहीं चमकी है, तो कोई लक्षण तो दिख नहीं रहा है, तो क्या हम लोग को पानी फेंक देना चाहिए? तो कहा कि भाई थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं, अगर हरियाली होगी, अगर पानी होगा तो फेंक देंगे। तो वो लोग इसकी बातों में नहीं आते हैं, वेरीफाई करते हैं, है ना। अब जब वो आगे जाके देखते हैं तो अरे यहाँ तो कंकाल पड़े, तो उनको बात समझ में आ जाती है कि जो पहला दल था इन्हीं यक्षों की बात में फंस गया होगा, और इन लोगों ने इनका मांस खा लिया होगा, और वो माल से भरी हुई जो गाड़ियां हैं वो तो यक्षों के मतलब की है नहीं, तो इन लोगों ने उसमें से अच्छा अच्छा सामान जो भी है लेके और आगे निकले और अपना मुनाफा कमा करके वापस लौटे, है ना। तो कहने का अर्थ, और वहां पर जब कहानी समाप्त होती है तो बोधिसत्व की प्रशंसा होती है ना। और वहां ये बात जो है शास्त्रा उनको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई तुम लोग तो व्यवसायी हो, अच्छा व्यवसायी दल जो है वो ये सारी बातों की जांच करता है, जैसे बोधिसत्व ने किया था, और वो अपने भी लोगों को बचाया और अच्छा मुनाफा भी कमा करके घर लौटा। तो तुम लोग जो व्यवसायी हो, तो व्यवसायी के गुण तुम में तो होने चाहिए। तुम बाहर जो है किसी ने कुछ कहा तुम तीर्थों को तो वहां से ले गए, है ना, जिस तरह से कहा कि तो यज्ञ कर लिए, भाई तुम लोगों को तो उन चीजों को वेरीफाई करना चाहिए कि सचमुच में ऐसा है कि नहीं है। तो अपन्नक जातक में देखिए वो व्यापारिक घटनाएं दे करके उनके मतलब की बात बताई कि भाई आप तो उनका वेरीफाई कीजिए, आप लक्षण देख करके मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केट में क्या अप डाउन चल रहा है उसको देखिए, उसके बाद ना आप कोई डिसीजन लेंगे। तो ये उसका मैसेज है इसमें, जो व्यवसायियों को समझाने के लिए उसी तरह की उदाहरण कथा बनाई गई, उसी तरह के प्रतीक दिए गए ताकि वो बात आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूं तो इसको हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट का एक उदाहरण देते हैं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में ये नहीं होता कि मैंने कह दिया कि यार टाटा स्टील के स्टॉक खरीद लीजिए तो आपने खरीद लिया। ये नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि उस स्टॉक की फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है ना, टर्नओवर कितना है, कितने महीनों से, क्या कितने पिछले कितने क्वार्टर्स में उसके पास कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है या वो लॉस में रही है, उसका जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किस तरह के लोगों का है, क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो एक कंपनी को रन कर सकते हैं। फिर उसके आप टेक्निकल चार्ट देखिए कि चार्ट उसके क्या बता रहे हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या कह रहे हैं, या आरएसआई क्या कह रहा है, या फिबोनाची क्या कह रहा है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स, ये सारी चीजें आपको देखना है, उसके बाद फिर आपको इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया एक जातक कथा के माध्यम से आप देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका ही बता रहे हैं, हालांकि उसको बता दिया। और सबसे बड़ी बात है, कोई यक्ष कह दे कि ऐसा हो रहा है और तुम विश्वास कर लो, तो उसके साथ जो उसके रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो भी तो देखो, जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस देखो, उसकी चार्ट देखो, है ना, आप देखो बादल हैं कि नहीं है, कि बिजली का कोई लक्षण है कि नहीं है, कि हवा ठंडी ठंडी आ रही है कि नहीं है। तो किसी ने कह दिया बारिश और तुमने बारिश, कोई यक्ष कह दे, तो ऐसे एजेंट बहुत घूम रहे मिल जाएंगे आपको, इंश्योरेंस कंपनीज के इधर उधर बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको बताएंगे, लेकिन जब तक आप वेरीफाई नहीं करते। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड, अरे सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आप ये देखिए, हाँ यही होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनियां डूबी, नेचर में उनमें एक कंपनी है, मैं भी उसमें फंसा, है ना, और किसी के कहने पर विश्वास करके, अभी वो सहारा ग्रुप वाला था उसका भी देखा आपने, उधर बंगाल में बंधन कंपनी वगैरह इस तरह की बहुत सी कंपनियां डूबी, फला 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 कुछ, और शुरू में लोगों ने उसको विश्वास किया और लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट भी दिया, थोड़ा चारा दे दिया, उसके बाद में कंपनी डूब गई, भगोड़े हो गए, भाग गए, है ना, इस तरह के। तो
अजीब। तो ये कहने का तो उस व्यापारियों के दल द्वारा वो सब उन्होंने उनको सीख दी। चाहे तुम दम्भ में ही जा रहे हो, है ना, लेकिन दम्भ में जाने का भी तुम वो लक्षण तो देखो कि उनमें उस बाबा जी में सदाचरण है कि नहीं है ना, कि जिसके पर तुम जा रहे हो। बाकी चीजें देखो, उसको वेरीफाई करो, उसके बाद उस पर विश्वास करो। तो ये उन व्यवसायियों को समझाने के लिए उस समय की जो परिस्थितियों में एक मैनेजमेंट की तरीका बताया गया। लेकिन जो मूल जो उसका सिद्धांत है वो ये है कि किसी के कहने पर कुछ भी ना करें, ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद जाके चीजों को समझें। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप शादी कर रहे हैं, या फिर आप घर खरीद रहे हैं, या फिर आप कहीं नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर जैसे 10th-12th में बच्चे जो रहते हैं, 10th में बच्चे रहते हैं, वो कहते हैं यार हमारे दोस्तों ने मैथ ले लिया, हमने भी मैथ ले लिया। तो इस तरह की चीजें नहीं करना है। हमें करना है कि हमें चीजों को सोचना है, समझना है क्या हमारे लिए उचित रहेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। एक जो सम्यक दृष्टि जिसकी बात कई बार की जाती है, उस सम्यक दृष्टि से हमें सारी चीजें देखनी पड़ेगी, उन्हें परखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस ढंग की कहानियां जातक अठ कथाओं में। और अपन्नक वर्ग जो है, अपन्नक वर्ग में आप पाएंगे कि सारी बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज हैं। अच्छा। एक बिजनेस रिलेटेड स्टोरी मैंने आपको बोधिसत्व वाली सुनाई कि वो जो उसके हल के फाल खा जाता है, तो उसको किस ढंग से उसका निराकरण होता है। इसकी एक कहानी है शेरी वाणिज्य जातक। शेरी वाणिज्य जातक में इतना बढ़िया उन्होंने समझाया है कि किस तरह से बिजनेस का जो अगले अंक में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बातें, प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें शुरू वाली जातक कथाओं में ही मिल जाती है। तो क्योंकि उस वक्त वो व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे, व्यापारियों को समझा रहे थे, इस वजह से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आसान तरीके से जातक कथाओं को विश्लेषण कर रहे हैं और मेरा भी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, हमारे जितने दर्शक हैं उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी आते रहेंगे और आगे भी हमें इसी तरीके से जातक कथाओं के अंदर जो छुपे हुए जो रहस्य हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आप हमें समझाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। नमो बुद्धाय। जी। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की जातक कथाओं के ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन किया है और उस अध्ययन को वो हमारे सामने रखते हैं। उसमें उनका ये मानना है, और मेरी भी थोड़ी बहुत जो समझ बनी है जातक कथाओं को लेकर, कि उन जातक कथाओं में मैनेजमेंट की शिक्षाएं, मैनेजमेंट की वैल्यूज आपको सिखाई जाती हैं, किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो को देखकर आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। मैं आगे भी मैं और डॉक्टर जसवीर चावला जी इस तरह के कई सारे वीडियोज आप लोग लेकर आएंगे, जिससे कि जातक कथाओं के अंदर की वैल्यूज आप लोगों को समझना है और आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन यापन में उसको उतारें, इस्तेमाल करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो बहुजन साहित्य की आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक मदद करें, इसकी हमें बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब, फिर किसी जातक कथा, फिर किसी ऑथर के इंटरव्यू के साथ, फिर किसी सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।